ये भी ले लेते हैं। अब तो इनकम बहुत करने के लिए उसको खरीदना। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो बच्चों, नेशनल इनकम की सीरीज और क्लास हमारी पूरी हो चुकी है और वो सीरीज हमारी बहुत शानदार रही। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से हमारी उन सीरीज को सराहा है बेटा, जिस चीज के लिए आपको थैंक यू सो मच बच्चों। तो उसी मोटिवेशन को आगे बढ़ाए रखने के लिए अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक और शानदार सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहां पर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक वर्ड के सारे डाउट हम आपके क्लियर कर सकें। तो चलिए आज की हमारी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट, जहां मिलता है आप सभी को एक कंप्लीट सोल्यूशन 11-12 कॉमर्स के रिगार्डिंग। तो देखो बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट्स वाला क्वेश्चन चैप्टर है बेटा और समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो प्लीज ध्यान से देखना सभी चीजों को। हम यहां पर एक एक वर्ड क्लियर करते हुए चलेंगे बेटा। तो देखते हैं सबसे पहले कि हम डिटर्मिनेशन एंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, डिटर्मिनेशन एंड इनकम एम्प्लॉयमेंट में आप सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड के बारे में जानेंगे और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद में एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स, उससे रिलेटेड जो उसके कॉन्सेप्ट्स है वो हम देखने वाले हैं बेटा इसके अंदर। इसके बाद में हम यहां पर नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन देखेंगे मल्टीप्लायर के, और साथ ही साथ में हमारा एक लास्ट इसमें लेक्चर होगा एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड के ऊपर। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, और स्टार्ट करते हैं किससे, डिटर्मिनेशन के पहले टॉपिक से जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड। क्या नाम है बेटा, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड क्या होता है सर, सबसे पहला तो सवाल ही यही है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो देखो बच्चों, एग्रीगेट डिमांड पूरा समझने से पहले हम समझते हैं कि सर ये एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना, अगर एग्रीगेट समझ में आ गया ना तो डिमांड क्या है तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा। एग्रीगेट का मतलब बेटा होता है टोटल। क्या होता है बेटा, टोटल, या फिर किसी भी चीज का सम। तो आपको इकोनॉमिक्स की भाषा में ना उसको ऐसे समझ लो, इकोनॉमिक्स की भाषा में आप उसको ना टोटल बोलेंगे ना सम बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे एग्रीगेट। ठीक है, तो जितनी भी डिमांड है मार्केट की, अगर उसको टोटल कर दोगे तो वो बन जाएगी आपकी एग्रीगेट डिमांड। क्या बन जाएगी बच्चों, एग्रीगेट डिमांड। तो नाम से ही स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो क्या समझ में आया कि सर एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है, अब टोटल डिमांड को हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है ना, तो ये एग्रीगेट डिमांड इसे कहते हैं। देखो लिखा भी, लैंग्वेज भी पढ़ाता हूं चलूंगा मैं आपको साथ साथ में, ताकि आपको वो भी चीज समझ में आने लग जाए। देखो लिखा है एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इज दैट क्लियर बेटा। एक साल के दौरान में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए कभी आपसे पूछ लिया जाए कि एग्रीगेट डिमांड कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको बोलना है कि सर वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो, पूरे एक साल की डिमांड को टोटल करोगे। पूरे साल भर में कितनी डिमांड हुई उसे हम टोटल करते हैं, इसी वजह से उसे फ्लो कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। तो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मतलब क्या हो गया, पूरे एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इज दैट क्लियर बेटा। तो इन एन इकोनॉमी यहां पर लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, पूरे मार्केट की। वैसे भी आप मैक्रो पढ़ रहे हो बेटा, मैक्रो क्या होता है, इंडिविजुअल पे स्टडी करता है कि पूरे मार्केट पे स्टडी करता है, पूरे मार्केट पे स्टडी करता है। इसी वजह से इन एन इकोनॉमी यहां पर वर्ड आया है।
कि पूरे मार्केट के अंदर टोटल डिमांड कितनी है भाई साहब, ये बताइए आप। तो दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। और पूरे साल भर में कितने साल की, पूरे साल भर की, सॉरी मैं गलती से बोल गया, मतलब पूरी इकोनॉमी के अंदर एक साल की जो टोटल डिमांड होती है दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। इज दैट क्लियर बच्चों? और एग्रीगेट डिमांड आपका क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है देखो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब देखो इसको भी अपन अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या होता है? तो देखो बेटा, आप डिमांड का टोटल कर रहे हो, तो डिमांड के टोटल में कौन कौन सी चीजें आएंगी या कौन कौन सी डिमांड को आप टोटल करोगे तो जाके आपका एग्रीगेट डिमांड बनेगा, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स। दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स। ऐसी कितनी अलग अलग डिमांड है, उसको टोटल करने पर एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाता है, सॉरी टोटल डिमांड क्या हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड। इज दैट क्लियर बेटा? तो ऐसी 4 डिमांड आप जब टोटल करोगे ना बेटा, तो उससे बन जाएगा आपका एग्रीगेट डिमांड। ठीक है ना? तो एग्रीगेट डिमांड के 4 एक तरह समझो टाइप्स हैं। ठीक है ना? पहला है प्राइवेट कंजप्शन डिमांड, मतलब हम और आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जिन जिन चीजों की डिमांड करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड। इज दैट क्लियर बच्चों? तो कंपोनेंट मतलब समझ में आया ना आपको कि ऐसी कितनी अलग अलग डिमांडें हैं जिनको प्लस करने पर एग्रीगेट डिमांड आ जाता है, तो वही कंपोनेंट्स होते हैं। अब उन कंपोनेंट्स के नाम मैं आपको बताता हूं और हल्का हल्का समझाऊंगा, फिर आगे जाके इसको और इलेबोरेट करके हम समझने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो पहला है प्राइवेट बोलो चाहे हाउस होल्ड बोलो, कंजप्शन डिमांड। ठीक है, हम और आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, जिसमें इंटेंशन क्या होता है, उसका कंज्यूम करना, उसका यूज करने के लिए उसको खरीदना, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट या फिर हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड। इज दैट क्लियर बेटा? तो पहला हमारा कंपोनेंट्स क्या हो गया, प्राइवेट कंजप्शन डिमांड। दूसरा क्या होता है बेटा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या होता है बेटा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहूं या मार्केट में लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, तो उनको भी तो नीड होती है ना कैपिटल गुड्स की, है ना? कैपिटल गुड्स की, उनको बिजनेस को क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, कैपिटल गुड्स चाहिए, तो वो भी डिमांड करेंगे ना बेटा। तो हम और आप मिलकर मार्केट में जो बिजनेस कर रहे हैं, जो दुकानें डाल रहे हैं, जो फैक्ट्री डाल रहे हैं, जो ऑफिस डाल रहे हैं, तो इनके लिए भी हमें बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, गुड्स भी चाहिए, सर्विसेज भी चाहिए। तो जब हम जब हम बिजनेस करने के लिए डिमांड करते हैं, तो ऐसी डिमांड को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे इंटेंशन क्या है, उसको कंज्यूम करना नहीं है, उसके पीछे इंटेंशन है उससे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, इसीलिए इसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड कहते हैं। प्राइवेट मींस मतलब हम और आप और मैं जो डिमांड कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज मांग रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। क्योंकि एक बिजनेस को क्या चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, इसका वो कंजप्शन थोड़ी कर रहा है, इससे वो बिजनेस करेगा अपना, इसलिए इसको प्राइवेट जो है इन्वेस्टमेंट डिमांड कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो दूसरा कंपोनेंट आपको अच्छे समझ में आया बेटा। आइए तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है, गवर्नमेंट कंजप्शन डिमांड या गवर्नमेंट डिमांड भी जिसको हम बोलते हैं बेटा। ये देखो आप यहां पर गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर बेटा? तो गवर्नमेंट भी डिमांड करती है। अब सर गवर्नमेंट क्या डिमांड करेगी? हाँ, तो देखो बेटा, आज के युग में गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की नीड होती है, क्योंकि उनको इकोनॉमी को डेवलप करना है ना। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए, गुड्स भी चाहिए और सर्विस भी चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करती है। इज दैट क्लियर? गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए, रोड बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल की डिमांड करेगी, लेबर की डिमांड करेगी, मशीन की डिमांड करेगी। गवर्नमेंट को कोई गवर्नमेंट फैक्ट्री डालनी है तो लैंड की रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, मशीन की रिक्वायरमेंट है ना बेटा?
तो गवर्नमेंट भी डिमांड कर रही है बेटा, इसलिए गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर बेटा? लास्ट आता है हमारा एक और कंपोनेंट जिसका नाम है नेट एक्सपोर्ट। क्या नाम है बेटा? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या हो गया बेटा? सर ये नेट एक्सपोर्ट कैसे बना है? सर ये नेट एक्सपोर्ट जो है ना बेटा जी आपका, वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से बना है बेटा। इज दैट क्लियर? इसके बारे में थोड़ा सा हमने नेशनल इनकम में भी देखा था बेटा ना। अब एक्सपोर्ट आगे इसलिए है और इंपोर्ट पीछे इसलिए क्योंकि हर कंट्री चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे? एक्सपोर्ट करे और कम इंपोर्ट करे, क्योंकि ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा मनी अर्न करने का एक कंट्री को क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। इसीलिए एक्सपोर्ट हमेशा ज्यादा रहना चाहिए ताकि मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भी सरप्लस की सिचुएशन एक पर्टिकुलर कंट्री की बनी रहे। इसलिए नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए हमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट हमेशा ज्यादा रहे, ये हर कंट्री की कोशिश रहती है। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये चार कंपोनेंट्स होते हैं, ये चार ऐसी चीजें होती हैं जिसको प्लस करने पर एक कंट्री की पूरी एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट हो जाती है बेटा। इज दैट क्लियर? तो इसको कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको कंपोनेंट्स बोलते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा बेटा तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं बेटा, आप यहां पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंट्स हो। बेटा लेक्चर अच्छा लग रहा हो, समझ में अच्छे से आ रहा हो तो बेटा रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने और भी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। यही हमारे लिए बहुत अच्छा मनोबल रहता है, इसी से हमारा मनोबल बना रहता है और इसी से हम और कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आते रहें। ठीक है बच्चों? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में जाना बेटा और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जाना। चलो मैं जल्दी से एक बार और आपको शॉर्ट में समझा देता हूं ताकि रिकॉल्स हो जाएंगे आपको। एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी इकोनॉमी के अंदर सभी डिमांड्स को टोटल करने को हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। किस चीज की डिमांड का टोटल करना है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का हमें टोटल करना है, उन डिमांड का टोटल करना है, तब जाके हमारा एग्रीगेट डिमांड आ जाता है। सर इसको हर महीने करना है, क्वार्टरली करना है, एनुअली करना है, हाफ ईयरली करना है, तो बेटा एनुअली करते हैं। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, पूरे एक साल की हमें एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करनी होती है। इसी वजह से इसे फ्लो कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो एग्रीगेट डिमांड इसे कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स मतलब ऐसी चीजें बताओ जिनको टोटल करने पर डिमांड, एग्रीगेट डिमांड आती हो, या ऐसी कितनी डिमांड से अलग अलग जिनको टोटल करने पर एग्रीगेट डिमांड आता है, उसे ही कंपोनेंट्स बोलते हैं बेटा। तो ऐसी चार अलग अलग प्रकार की, या मैं कहूं चार अलग अलग लोगों की डिमांड है, उनको टोटल करेंगे तो पूरे मार्केट की टोटल आ जाती है, जिसमें आप और मैं हैं, हमारा कंजप्शन है। अगर आप और मैं कंजप्शन करते हैं तो वो डिमांड इसमें टोटल ऐड किया जाएगा। आप और मैं कोई बिजनेस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं तो वो डिमांड भी एग्रीगेट डिमांड में ऐड किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट भी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करती है तो वो डिमांड भी एग्रीगेट डिमांड के अंदर ऐड किया जाएगा। लास्ट है नेट एक्सपोर्ट, कि आप कितना एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया कर रहे हैं उस डिमांड को भी, या आउट ऑफ इंडिया से कितनी डिमांड आपके गुड्स एंड सर्विसेज की आ रही है उसको आप प्लस कर देंगे बेटा, तो आपके पास में एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो चार कंपोनेंट्स हैं बेटा जिसको ऐड करने पर एग्रीगेट डिमांड आता है। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? चलो अच्छी बात है, डाउट नहीं है। तो एक क्वेश्चन बेटा हमेशा ना खड़ा हो जाता है जब हम डिमांड के बारे में बात करते हैं कि सर एक बात बताइए कि डिमांड और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर है क्या, इक्वल है क्या? अगर हम डिमांड और एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या सर? तो डेफिनेटली बोल सकते हैं बेटा, बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं देखो, आओ इसको भी समझते हैं, ध्यान से देखना बेटा। जब एक प्राइवेट बंदा
अपने कंजप्शन के लिए डिमांड करता है, तो उस डिमांड के, जब वो डिमांड करेगा तो उसको परचेज भी तो करेगा ना बेटा, तो ये उस पे क्या करेगा, खर्चा करेगा। जब आप और मैं कंजप्शन के लिए डिमांड करेंगे बेटा तो खर्चा भी तो करेंगे ना कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपने डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी है ना, विलिंगली एबल टू परचेज। हर डिमांड जो होती है वो जब भी डिमांड बनती है जब हम उसको पूरा कर सके, नहीं तो वो विश ही रह जाएगी। हर विश डिमांड बन सकती, बाकी हर डिमांड विश नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसको पूरा करने के लिए आपके पास में पैसे भी होने चाहिए। तो अगर आप किसी चीज की डिमांड कर रहे हो तो खर्चा भी करोगे। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट की डिमांड करोगे बेटा, ठीक है। जब आप इन्वेस्टमेंट की डिमांड करोगे तो आप उस पर खर्चा भी करोगे बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? गवर्नमेंट भी डिमांड करती है तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी बेटा, खर्चा करेगी। नेट एक्सपोर्ट हो ही रहा है, जितना भी होगा तो जितने बाहर के लोग हमारे देश में डिमांड कर रहे हैं हमारे गुड्स की, तो वो लोग भी खर्चा करेंगे बेटा। तो जब इन चारों कंपोनेंट्स की डिमांड को हम प्लस करके एग्रीगेट डिमांड बोल सकते हैं, तो इन चारों के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है, तो क्या उस खर्चे को ऐड करके हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों बराबर ही हैं। इंसान डिमांड करेगा तभी तो खर्चा करेगा। तो जब एग्रीगेट डिमांड टोटल है सभी डिमांड का, तो इसीलिए सभी एक्सपेंडिचर भी टोटल हो जाएंगे और बिकम्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? बात आपको अच्छे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो दैट इज कॉल्ड, हाँ बिल्कुल सही है सर, कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर बेटा? बात अच्छे समझ में आ रही है आप लोगों को? तो देखो, प्राइवेट कंजप्शन डिमांड करेगा, आप और मैं डिमांड करेंगे तो खर्चा भी करेंगे, ठीक है ना। आप और मैं बिजनेस करने के लिए डिमांड करेंगे तो उसके लिए हम खर्चा भी करेंगे। गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगी तो गवर्नमेंट भी खर्चा करेगी। आउट ऑफ इंडिया का बंदा है, उसको हमारे देश का कोई गुड्स अच्छा लग रहा है, सर्विस अच्छी लग रही है, वो डिमांड कर रहा है तो वो भी खर्चा करेगा। तो जिस तरीके से सभी डिमांड को, इन चारों डिमांड को टोटल करेंगे तो ये एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। तो इन्हीं डिमांड का जो खर्चा किया गया है, इस खर्चे का अगर हम टोटल कर दें तो वो भी क्या बन जाएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बन जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? आइए वन बाय वन करके हर कंपोनेंट्स को समझते हैं, ठीक है। वैसे तो क्लियर हो गया, बट फिर भी हम एक बार लैंग्वेज से भी देख लेते हैं, देखा लैंग्वेज हमारी क्या कहती है। तो देखो, पहला आता है प्राइवेट हाउसहोल्ड कंजप्शन डिमांड, द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द हाउसहोल्ड्स ऑफ द कंट्री ऑन देयर पर्सनल कंजप्शन इज नोन एज प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हम जो हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, इस पर जो खर्चा कर रहे हैं, हम मतलब आप और मैं जो खर्चा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट या हाउसहोल्ड कंजप्शन डिमांड, क्योंकि इससे हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है। इसको खरीदने का इंटेंशन खुद के पर्सनल कंजप्शन के लिए है, इसीलिए इसको प्राइवेट या हाउसहोल्ड कंजप्शन डिमांड कहा गया है। इज दैट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखो बेटा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। यहां पर आप और मैं क्या कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, और उस बिजनेस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड कर रहे हैं। यहां पीछे इंटेंशन क्या है कि हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं उससे में कंजप्शन नहीं करना है हमारे पर्सनली, हमें उससे बिजनेस करना है, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड ऐसे लिखा हुआ है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स बाय प्राइवेट इन्वेस्टर। इट इज एडिशनल टू एग्जिस्ट स्टॉक्स ऑफ रियल कैपिटल एसेट्स। यहां पर आपका पुराना वाला स्टॉक भी क्या हो जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड कहलाएगा, ठीक है। सच जैसे मशीन खरीद रहे हो, कोई टूल्स खरीद रहे हो, कोई फैक्ट्री खरीद रहे हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, ये सब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड में आएगा। इज दैट क्लियर बेटा? क्योंकि पीछे इंटेंशन क्या है, इन्वेस्टमेंट का है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जी हां बिल्कुल, गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली है कि प्राइवेट बंदे तो करो बिजनेस,
हम आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, हम बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बनाएंगे, हम बहुत अच्छा टेलीकम्युनिकेशन करेंगे, हम बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन को करेंगे। तो ये गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली है। और इन सब चीजों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए बेटा? गवर्नमेंट को गुड्स भी चाहिए और सर्विसेज भी चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट भी डिमांड करती है। किन चीजों की डिमांड करती है बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज की। देखो लिखा है, इन एन मॉडर्न इकोनॉमी द गवर्नमेंट इज एन इंपॉर्टेंट बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर? इसलिए गवर्नमेंट भी एक बहुत महत्वपूर्ण बायर हो जाता है इन सभी गुड्स एंड सर्विसेज का। द गवर्नमेंट डिमांड में बी ऑन अकाउंट ऑफ पब्लिक नीड्स ऑफ रोड्स, schools, hospitals, powers, irrigations, for the maintenance of law and order and for the defense. तो इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट भी डिमांड करती है गुड्स एंड सर्विसेज की। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से? नेक्स्ट और लास्ट देखो, डिमांड फॉर नेट एक्सपोर्ट। यहां पर विदेशी लोग हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। और अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो वैल्यू जो आएगी उसे हम नेट एक्सपोर्ट कहेंगे। अगर एक्सपोर्ट पॉजिटिव वे में आ रहा है तो वो पॉजिटिव सिचुएशन या एक सरप्लस की सिचुएशन बोला जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव में आ रहा है तो वो नेगेटिव कहलाएगा बेटा। इसका मतलब ये होता है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री आर इन्फ्लुएंस। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसी भी कंट्री के बीच में इन्फ्लुएंस जब होगा कि कुछ फैक्टर्स अगर आपस में होंगे, जैसे हमारी एक फॉरेन ट्रेड करने की पॉलिसी होनी चाहिए। हम जब ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं बेटा, जब हमारा दूसरी कंट्री के साथ में फॉरेन ट्रेड करने की हमारी एक पॉलिसी हो उस कंट्री के साथ में, तभी हम उस कंट्री के साथ में इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं बेटा। ये पहली चीज है। दूसरा, आपके पास में एक दूसरे की, दोनों कंट्रीज की आपस में एक दूसरे के पास में करेंसीज होना बहुत जरूरी है ना। प्राइस प्रोडक्ट की होना बहुत जरूरी है। आपके पास में अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी सामने वाली कंट्री आपसे परचेज करेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बढ़ावा देते हैं आपके किस चीज को? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? चलो, वेरी गुड, आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सर आप बताइए कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, तो देखो एग्रीगेट डिमांड में शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो गया। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये आपके कंपोनेंट्स को सारे को प्लस कर दोगे बेटा तो आपके पास में क्या आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा, ठीक है ना। क्या बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? इन चारों चीजों को प्लस कर दो तो आपके पास में एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। बट बेटा कंपोनेंट्स अगर आपसे पूछें तो आपको चारों के चारों ही बता देने हैं। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, कंपोनेंट्स अगर पूछे जाएं तो चारों के चारों आपको एक्सप्लेन करने हैं। बट अगर कोई न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आ जाए एग्रीगेट डिमांड का, तो सिर्फ आपको ये चीजें ही लेनी है और यही आपका एग्रीगेट डिमांड है। इसको नहीं लेना है, गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट को नहीं लेना है। आपका जो फॉर्मूला होगा न्यूमेरिकल को सोल्व करते टाइम पर, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, यही आपका एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा। इज दैट क्लियर? सर ऐसा क्यों? बात समझ में नहीं आई सर। कंपोनेंट सारे हम एक्सप्लेन करेंगे, प्लस करने पर, सारे प्लस करने पर एग्रीगेट डिमांड आता है। बट सर यहां पर तो आप यही चीज बता रहे हो कि दो ही चीज प्लस करो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा, तो ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में बोला गया है कि सिर्फ C प्लस आई ही आपको एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला लेना है, उसी से ही फर्दर कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट करनी है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को मेरी? तो ये मेन चीज है इसके अंदर कि एग्रीगेट डिमांड में हम लोगों को C प्लस आई ही लेना है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही ना बात समझ में आप लोगों को? चलो इसके अपन न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं, सॉरी इसके ग्राफ और कंपोनेंट्स इसके देखते हैं हम लोग कि कैसे इसका शेड्यूल बनेगा, कैसे इसमें जो है डायग्राम बनेगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आई बात समझ में आपको? डेफिनेशन भी पूछ ली जाए ना आपसे एग्रीगेट डिमांड की बेटा, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछे चाहे नहीं पूछे, आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है।
ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस बात को, आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है, भले 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों ना हो। बना दो ना, क्या दिक्कत है, आप ही बनाई दो, आता तो है ना, अभी सीख लेंगे, ठीक है ना, सीखने के बाद तो आ जाएगा। तो बस आपसे क्वेश्चन में नॉर्मली पूछा गया डिफाइन एग्रीगेट डिमांड, बहुत अच्छी बात है बेटा कि आप डेफिनेशन लिखो बढ़िया सी और फिर नीचे आप क्या करोगे, डायग्राम बना दो, बस कुछ मत करना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, टीचर भी खुश हो जाएगा आपका कि बच्चा पढ़कर आया, ठीक है ना। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आइए अपन देख लेते हैं, ये देखो आप, ये अपना एग्रीगेट डिमांड का स्केड्यूल, ठीक है, मैं नहीं दिख रहा हूँ अभी आपको, मैं बीच में आ जाता हूँ, एक काम करता हूँ, ये देखो दोनों तरफ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर एग्रीगेट डिमांड क्या है बेटा, आपका एग्रीगेट डिमांड आपका यहां पर देखो C+I से ही बन रहा है ना, आपके पास कंजप्शन है और आपके पास में इन्वेस्टमेंट है बेटा। अब इसमें ना हम रिलेशन समझेंगे, इनके बारे में क्या समझेंगे बेटा, रिलेशन समझेंगे। देखो बेटा मैं भी यहां पर टेबल बना देता हूं पहले आप लोगों के लिए, फिर समझाऊंगा आपको मैं। इनकम है बेटा, और इनकम को ऑलवेज वाई से डिनोट करना है, किससे डिनोट करना है बेटा, वाई से। हाँ, या बेटा मैं जो है ना अपनी मर्जी से नहीं ले रहा हूं यहां पर ये वाई इनकम का, ठीक है ना, और आपको भी वाई ही लेना है, वहां पर गलती से ABCD ये मत ले लेना, इनकम को शॉर्ट फॉर्म में वाई बोला जाएगा। इज दैट क्लियर, आ रही बात समझ में। अब वाई क्यों बोलेंगे सर, वाई क्यों बोलेंगे, वाई का इनकम का तो आई से वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो आई आना चाहिए सर, वाई क्यों आ रहा है, तो बेटा इन्वेस्टमेंट का आई है, इनकम का वाई है, वाई ऐसा क्यों, वाई मतलब वाई WHY वाला वाई बोल रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जब टोटल एक मार्केट की इनकम होती है ना बेटा, उसको ईल्ड बोलते हैं, YIELD ईल्ड बोलते हैं। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टोटल इनकम होती है ना बेटा, उसको टोटल इनकम की बजाय हम ईल्ड बोलते हैं। इसीलिए ये वाई वर्ड जो है ना इनकम के लिए वहां से आया है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल इनकम नहीं है, ये पूरे मार्केट की इनकम है, ये पूरी इकोनॉमी की इनकम है। इसी वजह से इसको टोटल इनकम की बजाय ईल्ड बोला जाता है, और ईल्ड से ही वाई वर्ड इनकम के लिए आया है। और ये हमें ये बताता है कि इनकम की जो ये इनकम है ये टोटल इनकम है। इज दैट क्लियर बेटा, इसमें मैं लिख लेता हूं, जैसे ये 0 है, फिर 40 हो गया, फिर ये 80 हो गया, फिर ये 120 हो गया, फिर उसके बाद में 160 हो गया, और ये 200 हो गया। इज दैट क्लियर बेटा, ये आपका कंजप्शन है बेटा, क्या है बेटा, कंजप्शन, जिसको आप C से ही डिनोट करोगे, ठीक है ना, ये भी फिक्स है, C से डिनोट करना है, ठीक है। ये 20 है, उसके बाद में 50 है, फिर 80 है, ठीक है, फिर उसके बाद में 110 है, उसके बाद में 140 है, और उसके बाद में 170 है। इसके बाद में बेटा इन्वेस्टमेंट आता है, क्या आता है बेटा, इन्वेस्टमेंट, जिसको आप हमेशा I से ही डिनोट करेंगे, और ये ऑलवेज हर लेवल पर सेम ही रहने वाला है। क्यों रहने वाला है बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं लिख लेता हूं, और फिर उसके बाद में आपका एग्रीगेट डिमांड जिसमें C+I होने वाला है। तो ये C+I 40 है ना, 70, और ये 100, ये 130, ये 160, और ये 190 हो गया बेटा। क्लियर बेटा, आ रही बात समझ में आप लोगों को, चलो आ जाओ, ये देखो ये रहा आपके पास इनकम है, कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, और एग्रीगेट डिमांड है। चलो पहले इनकम और कंजप्शन के बीच में रिलेशन समझते हैं। बेटा आपने एक देखा, आपकी इनकम 0 है फिर भी कंजप्शन 0 नहीं है, मतलब कुछ कमा भी नहीं रहे हो तो भी कंजप्शन, मतलब कुछ कंज्यूम कर रहे हो, कुछ यूज कर रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है सर, आपकी इनकम तो है ही नहीं सर, फिर घर में कंजप्शन कैसे हो रहा है, घर में कैसे गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं सर फिर, जबकि इनकम 0 है। हाँ बेटा बिल्कुल, देखो बेटा 0 इनकम रहेगी तो ऐसे समझो आपकी इनकम नहीं है फिर भी क्या खाना पीना छोड़ देंगे क्या, कोरोना काल में काफी समय तक हम लोग लॉकडाउन में रहे, तो क्या हमने खाना पीना छोड़ दिया था क्या, हम तो मार्केट जा नहीं रहे थे, हमारे घर वाले मार्केट नहीं जा रहे थे, काम पे नहीं जा पा रहे थे, काम पे नहीं जाओगे तो पैसे भी नहीं आएंगे, ठीक है ना, तो सर पैसे तो आ नहीं रहे, तो क्या कोरोना काल में कंजप्शन करना बंद कर दिया था क्या हमने, नहीं किया, क्या नहीं करा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बेटा, 0 इनकम पे भी कंजप्शन होता है। तो सर जब हम कोई काम कर ही नहीं रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ ही नहीं रहा है तो कंजप्शन फिर कैसे करेंगे, हमारे पास में क्या सोर्सेज है, हाँ ये है सही क्वेश्चन, फिर क्या सोर्सेज है सर, अगर हम इनकम नहीं कमा रहे हो तो भी हमारे पास में क्या सोर्सेज हैं जिससे हम लोग जो है हमारी जो नॉर्मल कंजप्शन करने की जो वैल्यू है
वो कैसे पूरी हो सर? तो बेटा उसके लिए आप अपनी प्रीवियस सेविंग्स इस्तेमाल कर सकते हो बेटा। आपकी कोई पुरानी सेविंग्स, कोरोना काल में फर्स्ट लॉकडाउन लगा तो हमारे पेरेंट्स ने क्या किया था, जो उनके पास में सेविंग्स थी, जो हमारे पास में उनके पास में पुरानी सेविंग्स थी, उस सेविंग्स हमारे कोरोना में काम आई। तो बेटा जीरो इनकम पे आप कंजप्शन, एक नॉर्मल कंजप्शन कर पाओ, उसके सोर्सेज है, पहला सोर्सेज है सेविंग्स। आप अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहें तो अपनी कोई एसेट्स बेच सकते हो बेटा, और आप चाहें तो आप जो है किसी से बोरो भी कर सकते हो, मनी को लोन भी ले सकते हो। तो ये 3 ऐसे सोर्सेज हैं जो जीरो इनकम पर भी कुछ कंजप्शन करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आपसे कोई पूछे जीरो इनकम पर कंजप्शन हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो क्यों का भी आप जवाब दे देना उसको कि 3 ऐसे सोर्सेज है जिससे हम जीरो इनकम पे भी कंजप्शन करेंगे। भाई मर थोड़ी जाएंगे, जो बेसिक रोटी कपड़ा हमें चाहिए वो तो हमें कहीं ना कहीं से पूरा ही करना पड़ेगा ना, भले हमारी इनकम एकदम से बंद क्यों ना हो जाए। तो उसके 3 रिसोर्सेज है, या तो सेविंग जो आपने पहले की हुई हो उसका इस्तेमाल करो, या आपके पास में कोई एसेट्स हो उसको बेचकर आप अपने कंजप्शन को पूरा कर सकते हो, नहीं है तो आप लास्ट में लोन ले सकते हो जिससे अपना कंजप्शन पूरा कर सकते हो। तो जीरो इनकम पर भी कंजप्शन कभी जीरो नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो बेटा यहां पर ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है? आपकी इनकम बढ़ेगी या आपकी इनकम 0 से 40 हो गई बेटा, तो आपकी कंजप्शन भी बढ़ेगा। बट बेटा आपकी 0 से इनकम हल्का हल्का बढ़ना स्टार्ट हुई है, तो आप अभी जैसी हल्की सी आपकी इनकम बढ़ेगी ना, तो आप अपना जो कंजप्शन का लेवल है ना उसको फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो एकदम से, क्योंकि कोई एकदम से इतनी भी इनकम आपकी नहीं हो सकती, और वो इतनी भी जो हो रही है वो रेयर है। तो हम क्या मानेंगे, 0 से जो इनकम बढ़ रही है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो धीरे धीरे एक लेवल तक बढ़ेगी ना, तब आपका धीरे धीरे कंजप्शन भी बढ़ेगा बेटा। इनकम बढ़ेगी, कंजप्शन भी बढ़ेगा, बट बेटा कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम रहने वाला है। कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि 0 से जो भी आप थोड़ी थोड़ी इनकम कमाने लगे हो ना बेटा, उस इनकम से आपकी जो कंजप्शन है वो फुल्ली कंप्लीट नहीं हो रही है, फुलफिल पूरी तरीके से नहीं हो रही है। इसलिए इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन भी बढ़ रहा है, बट नॉट मोर देन इनकम, बट मोर देन इनकम, सॉरी, कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम है बेटा। फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपने जितना कमाया उतना ही आपने खर्च कर दिया बेटा, है ना? एक पहली सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन क्या है बेटा? फर्स्ट सिचुएशन है कि आपकी इनकम 0 से थोड़ी सी बढ़ी तो कंजप्शन भी बढ़ा, बट क्योंकि उस इनकम, जो इनकम आपको मिल रही है वो इनकम आपकी पूरे कंजप्शन को फुलफिल नहीं कर सकती है, इस वजह से आपका कंजप्शन अभी भी ग्रेटर है आपकी इनकम से। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज आती है बेटा, ये वो स्टेज है जहां पर आपने जितना कमाया वो पूरा का पूरा आपके कंजप्शन पर खर्च हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? जहां पर आपने जितना कमाया वो पूरा का पूरा खर्च हो गया, ये आपकी सेकंड सिचुएशन है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? और ये वो सिचुएशन है, इसके बाद में आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, कंजप्शन भी बढ़ेगा, बट नॉट मोर देन इनकम। आपका इनकम, आपकी इनकम ज्यादा ही रहेगी। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही ना बेटा? 3 स्टेजेस में मैंने आपको इसको समझाया है बेटा। पहली स्टेज में क्या था? 0 था बेटा। पहली स्टेज में 2 बातें थी, 0 इनकम पर भी कंजप्शन रुकेगा नहीं, कंजप्शन होता रहेगा। और पहली स्टेज में दूसरी बात यह थी कि 0 से इनकम आपकी हल्की सी इंक्रीज होगी ना, तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, बट कंजप्शन की जो वैल्यू है, डिजिट है, वो ज्यादा रहेगी आपकी इनकम के डिजिट से, वैल्यू से। क्योंकि अभी ये वो सिचुएशन नहीं है जहां पर आपकी जो कंजप्शन को पूरा करने का जो लेवल है वो पूरा नहीं हो पाया है। अभी भी आपको अपने कंजप्शन को पूरा करने के लिए और भी इनकम की रिक्वायरमेंट है। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दूसरी स्टेज है, जितना कमाया उतना का उतना पूरा खर्च हो गया। मतलब क्या हो गया? आपका कंजप्शन का वो लेवल आ चुका है जहां पर कंजप्शन पूरी तरीके से फुलफिल हो चुका है। जो बेसिक नीड्स है ना वो अब इस लेवल पे पूरी हो चुकी है। इज दैट क्लियर बेटा?
अब तो इनकम बढ़ेगी, कंजप्शन भी बढ़ेगा, बट कंजप्शन इनकम से ज्यादा नहीं बढ़ेगा बेटा, क्योंकि कंजप्शन में जो बेसिक नीड्स होते हैं ना बेटा, वो एक लेवल पर आके रुक जाते हैं। उसके बाद तो हमारा धीरे धीरे कंजप्शन, हमारा इनकम बढ़ता है। कंजप्शन हम थोड़ा थोड़ा हमारे शौकिया तौर पे बढ़ाते रहते हैं, बट वो इनकम से ऊपर नहीं जाता है बेटा। इज दैट क्लियर? आपके घर में एक महीने का जो फुलफिल करने का जो राशन है, जिससे सभी घर का आराम से बढ़िया पेट भर जाता है, वो सिचुएशन है ये। क्लियर? अब इसके बाद में आप अपना इनकम बढ़ाओगे तो आपकी बेसिक नीड तो पूरी हो चुकी है, बट अब आप क्या, आपकी इनकम ज्यादा हो रही है ना, तो आप अपनी हल्की हल्की डिमांड को बढ़ा रहे हो कि यार ये भी ले लेते हैं, अब तो इनकम बहुत अच्छी हो गई, ये भी ले लेते हैं। बट आप कभी भी ना इस स्टेज के बाद ये गलती नहीं करोगे कि इनकम से ज्यादा कंजप्शन करोगे। इनकम बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, बट कंजप्शन हमेशा नीचे रहेगा आपकी इनकम से। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आया आप लोगों को? आई होप, मैं पूरी तरीके से आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा इनकम और कंजप्शन के बीच में रिलेशन। फिर भी नहीं आया होगा बेटा तो कमेंट करके पूछना, हम दोबारा समझाएंगे आपको। ठीक है? तो देखो बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। सर एक चीज बताओ, अब एक और चीज का डाउट आएगा आपके, अगर नहीं आया तो मैं अभी डाउट डाल देता हूं आपके दिमाग में, ठीक है ना, कि सर इनकम इंक्रीज होती है तो सर इन्वेस्टमेंट एक लेवल पे क्यों है? रियल लाइफ में क्या होता है, इनकम बढ़ती है ना तो कंजप्शन भी बढ़ जाता है या घट जाता है। बाकी सर इसकी तरह हर लेवल पे फिक्स तो नहीं रहता है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, फिक्स नहीं रहता है सर। इनकम अगर इंक्रीज डिक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज डिक्रीज तो होता है सर। इसमें फिक्स हो रहा है, ये कुछ बात समझ में नहीं आई सर, प्लीज समझाओ सर। तो बेटा इसका मतलब ये है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बोला गया है कि आपको हर लेवल, हर इनकम लेवल पर जो इनकम है ना, सॉरी, हर इनकम लेवल पर आपको जो इन्वेस्टमेंट है ना वो इक्वल एज्यूम करना है। क्या करना है बेटा? इक्वल एज्यूम करना, आपके सिलेबस ने बोला हुआ है। नहीं तो रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है कि इनकम चेंज हो रही है तो इन्वेस्टमेंट चेंज ना हो, बिल्कुल चेंज होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। बट बेटा आप लोगों को एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, इसीलिए आपके सिलेबस में इन्वेस्टमेंट को हर लेवल पर इक्वली एज्यूम्ड किया गया है। तो ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये एज्यूम्ड इन्वेस्टमेंट है। माना गया है कि हर लेवल ऑफ इनकम पर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम ही रहेगा, ये आपको मानकर चलना है। ऐसा मानोगे बेटा तो उससे क्या होगा ना, रिलेशन कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड का जो रिलेशन है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझने में थोड़ा और आसान हो जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? बस अब कुछ भी नहीं है, अब आपको क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड निकालना है। आपके सामने फॉर्मूला है एग्रीगेट डिमांड का, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट बिकम्स एग्रीगेट डिमांड, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट बिकम्स एग्रीगेट डिमांड, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट बिकम्स एग्रीगेट डिमांड। ये आ जाता है आपका एग्रीगेट डिमांड। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? चलो इसका हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा 0 है, ये वाई है। देखो यहाँ हमने बनाया भी है, देखो ये आ गया है ना, हाँ ये आ गया, देखो नजर आया? ठीक है बेटा, तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो गया बेटा, ये आपका। और ये आपकी नीचे की साइड जो एक्स एक्सिस पर है, ये आपकी क्या हो गई बेटा, ये आपकी इनकम हो गई, ये आपका एग्रीगेट डिमांड का हो गया। तो देखो बेटा यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट हर लेवल पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। नजर आ रहा है आप लोगों को? ये देखो बेटा, ये आपकी इनकम का लाइन होगी बेटा। यहां पर आप चाहें तो ये 0 लिख रखा है, मैं यहां पर 0, 40, उसके बाद में 80, उसके बाद में 120, उसके बाद में 160 और 200 लिख दूंगा। ये आपका पूरा एग्रीगेट डिमांड हो गया बेटा। एग्रीगेट डिमांड में मैंने क्या लिया, मैं एक बार यहां देख लेता हूं। ये देखो यहां पर मैंने लिया है 0, 20, 40, 60 और 200 तक मैंने यहां पर ले लिया है। तो ये 0 है, फिर 20 है, फिर ये 40 है, फिर ये 60 है, फिर ये 80 है, फिर 100 है, 120 है, 140 है, 160 है, 180 है और ये 200 हो गया। तो देखो बेटा इन्वेस्टमेंट क्या है, हर लेवल पर 20 है। तो देखो बेटा मैं इसको 20 से स्टार्ट कर देता हूं। ये लो, ये देखो, ये इन्वेस्टमेंट है। इनकम 40, 80, 120, 160, 200 हो रही है, बट आपकी इन्वेस्टमेंट सेम चल रही है। इनकी इनकम इंक्रीज हो रही है, बट 20 पर थी, 20 पर ही रहेगी बेटा।
और देखो बेटा इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन जीरो लेवल पर भी जीरो नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपका जो कंजप्शन लेवल है वो भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से ही स्टार्ट होगा, ये आपका कंजप्शन हो गया बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? दोनों सेम पॉइंट से, कौन, इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे बेटा। और जब इनका एग्रीगेट डिमांड आएगा, देखो 40 से स्टार्ट हो रहा है, ये मैं 40 से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा इसको, ये देखो ये आपका एग्रीगेट डिमांड है जो कि C+I है। अब देखो आप क्या नोटिस कर रहे हो उसमें भी समझाता हूं। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है ना, इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन के बीच की दूरियां इंक्रीज होती चली जा रही है, हो रही है ना। देखो बेटा जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, ये देखो इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन की दूरियां इंक्रीज होती जा रही है, हम दूर होते चले जा रहे हैं, हमारी दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है ना। ये दूरियां सहन नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे आपकी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के बीच में इनकम बढ़ने से आपस में दूरियां बढ़ रही है, और आपका जो कंजप्शन है वो पैरेलल होते चले जा रहा है, किसके साथ में, एग्रीगेट डिमांड के साथ में। इज दैट क्लियर बच्चों? तो आई होप आपको आज का हमारा एग्रीगेट डिमांड और उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके कंपोनेंट्स और उसके स्केड्यूल्स और उसके डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों इसको दोबारा से डायग्राम, खासतौर पे डायग्राम को प्रैक्टिस करना और कोशिश करना, हर बार डायग्राम को बना बनाकर प्रैक्टिस करें बेटा, ठीक है। कोई डाउट आता है तो टेंशन मत लो, हम लोग बैठे हैं, आप हमसे पूछिएगा। तो चलिए आज की क्लास को ब्रेक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के चैप्टर के नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।